किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए बनाई 6 सूत्रीय रणनीति। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को खाद पर मिलने वाली सब्सिडी में नहीं आने दी जाएगी कमी और उन्हें कम ब्याज पर मिलता रहेगा कर्ज। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सब्सिडी पर कृषि यंत्र करा रही है उपलब्ध। कृषि यंत्र, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग एवं फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए दिया जा रहा है अनुदान। किसान 20 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रति विभिन्न धान उत्पादक क्षेत्रों की संवेदनशीलता का किया आकलन। जलवायु परिवर्तन से 2050 में वर्षा आधारित चावल की पैदावार में 20% और 2080 में 47% की कमी आने की संभावना। चावल की 668 जलवायु प्रतिरोधी किस्में की गई हैं विकसित। और देश के उत्तर और मध्य भाग में ठंड की वजह से बढ़ गई ठिठुरन। हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिनों तक के लिए शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में दिखाई दी धुंध की हल्की परत। और समाचार विस्तार से। लोकसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान किसानों की आय को बढ़ाने को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इसके लिए 6 सूत्रीय रणनीति भी बनाई है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं और उन प्रयत्नों को अगर आप देखें तो हमने 6 सूत्रीय रणनीति बनाई है। पहला, उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, उत्पादन की लागत कम करना। तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम देना। चौथा, अगर प्राकृतिक आपदा आए तो नुकसान की भरपाई करना। पांचवा, कृषि का विविधीकरण। और छठवां, जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन। और इन उपायों के परिणाम स्वरूप माननीय अध्यक्ष महोदय 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक क्रांतिकारी फैसला किया कि फसलों के दाम, जो उत्पादन की लागत है उस पर कम से कम एमएसपी के दाम 50% लाभ देकर घोषित किए जाएंगे और तब से घोषित हो रहे हैं ये लगातार। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के हित में कई अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद पर मिलने वाली सब्सिडी में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और उन्हें कम ब्याज पर कर्ज मिलेगा। चौहान ने दावा किया है कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड खरीद की है। उत्पादन बढ़ाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय अलग अलग 109 बीजों की नई वैरायटी घोषित की गई। नदी जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है सिंचाई की बेहतर व्यवस्था के लिए। सूक्ष्म सिंचाई योजना है। उत्पादन की लागत घटाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का क्रांतिकारी फैसला किया है, तो इसी सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय किया है। और उसके साथ साथ फर्टिलाइजर की सब्सिडी किसानों को बिफोर लास्ट ईयर दी गई 2,14,000 करोड़, पिछले साल 1,94,000 करोड़ और इस साल भी कोई कमी नहीं आने देंगे। हम किसानों को कम ब्याज पर कर्जा देने का काम कर रहे हैं। कृषि उपकरणों को सब्सिडी पर देने का हम काम कर रहे हैं और एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद अगर की है तो इस सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय की है।
और देश में कृषि के आधुनिकीकरण के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मैकेनाइजेशन योजना एवं प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत कृषि यंत्र, कृषि रक्षा उपकरण, कृषि ड्रोन, फसल अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्र एवं फार्म मशीनरी बैंक आदि की स्थापना के लिए अनुदान दिया जा रहा है। योजना के तहत किसान लेजर, लैंड लेवलर, पोटैटो प्लांटर, पोटैटो डिगर, कल्टीवेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, मिनी राइस मिल, ऑयल मिल विथ प्रेस, पावर टिलर, फार्म मशीनरी बैंक एवं हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग आदि प्रकार के यंत्रों के लिए किसान 20 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पर किसानों को लागत मूल्य का 50% अनुदान मिलेगा। वहीं कस्टम हायरिंग केंद्र पर परियोजना लागत का 10 लाख रुपए, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग परियोजना पर 40% का अनुदान मिलेगा। और इसके अलावा फार्म मशीनरी बैंक परियोजना एवं कस्टम हायरिंग सेंटर पर 80% का अनुदान दिया जाएगा। वहीं कृषि ड्रोन एवं उनके उपकरण क्रय करने पर यंत्रों के मूल्य का 50% अथवा अधिकतम 5 लाख रुपए जो भी कम हो अनुदान दिया जाएगा। तथा एफपीओ को कृषि ड्रोन एवं उनके सहायक उपकरण के क्रय करने पर उनके मूल्य का 40% या अधिकतम 4 लाख रुपए जो भी कम हो उसका अनुदान दिया जाएगा। कृषि भूमि में जैविक कार्बन की उपस्थिति की नियमित रूप से मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से जांच की जाती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड मृदा में जैविक कार्बन की मात्रा का विवरण देते हैं तथा मृदा में जैविक कार्बन एवं स्वास्थ्य में सुधार के लिए जैविक खादों एवं जैव उर्वरकों के साथ साथ पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के लिए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन पर किसानों को सलाह दी जाती है। सरकार किसानों को मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता कार्ड जारी करने के लिए मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना लागू कर रही है। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए राज्यों के 3 साल में एक बार मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाना होगा और अब तक 24.60 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा चुके हैं। सरकार सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में परंपरागत कृषि विकास योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट के माध्यम से मिट्टी के जैविक कार्बन में सुधार के लिए जैविक खेती को भी बढ़ावा दे रही है। परंपरागत कृषि विकास योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट के अंतर्गत किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3 साल की अवधि के लिए 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से जैव उर्वरक शामिल हैं। किसानों में प्राकृतिक खेती का चलन अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी इसको बढ़ावा दे रही हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का आगाज किया है, जिसका उद्देश्य किसानों को खेती में आने वाली लागत को कम करना और बाहर से खरीदे गए संसाधनों पर निर्भरता को कम करने में सहायता करना है। पेश है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। दुनिया की बढ़ती आबादी के साथ ही खाद्य उत्पादन को और बढ़ाने की तत्काल जरूरत है। इसलिए आज न सिर्फ फसल की पैदावार बढ़ाने पर बल्कि इस प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है और ये संभव हो पा रहा है प्राकृतिक खेती की बदौलत, जिसे रासायनिक मुक्त खेती के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। प्राकृतिक खेती से किसानों को कई लाभ होते हैं। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को पारंपरिक खेती करने वाले किसानों के मुकाबले अधिक उपज मिलती है। ये पानी का अधिक विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करती है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक और घरेलू संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन लागत में भारी कटौती करना है। क्योंकि प्राकृतिक खेती में किसी भी सिंथेटिक रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, अतः ये बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करती है। प्राकृतिक खेती क्रॉप पर ड्रॉप की मात्रा पर काम करती है। इसकी बदौलत इसमें पानी की खपत कम होती है। ये श्रम प्रधान खेती है, जिससे ये रोजगार के नए अवसरों को उत्पन्न करती है। प्राकृतिक खेती में गाय मुख्य भूमिका निभाती हैं। इसका सबसे तात्कालिक प्रभाव मृदा जैविकी, रोगाणुओं और अन्य जीवित जीवों जैसे केंचुओं पर पड़ता है। प्राकृतिक खेती से होने वाले लाभ ने ही किसानों को इसकी ओर आकर्षित किया है। प्राकृतिक खेती ऐसी चीज़ है हमारे लिए, हमारे इससे परिवार और हम लोग स्वस्थ रहते हैं, ना कोई बीमारी लगती है, बिल्कुल सारा परिवार खुशी और बढ़िया रहता है।
प्राकृतिक खेती जो होती है उसमें कोई लागत नहीं है। जो खाद वगैरह चल रहे हैं उनमें लागत है, जो दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं उनमें लागत है और बीमारी ज़्यादा है। प्राकृतिक खेती क्या है कि प्राकृतिक तरीके से जो हमारे खाद है, खाद यहाँ प्राकृतिक तरीके से बनाया जाता है। जैसे ये खाद पड़ा हुआ है, जो गाय होती है, गाय के गौमूत्र से और गाय के जो गोबर करती है उससे हम लोग खाद को स्टोर कर देते हैं और कुछ टाइम बाद वो एकदम इतना बढ़िया खाद बन जाता है प्राकृतिक तरीके से कि उससे हमारी जो जितनी भी फसलें हैं, इसमें जितनी भी सब्जियां हैं, जितनी भी कोई चीज़ है, वो बहुत अच्छे तरीके से बिना केमिकल के हम लोग उगा सकते हैं प्राकृतिक तरीके से, जिससे कि हमें बीमारियां नहीं लगती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रभाग के उप महानिदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार चौधरी प्राकृतिक खेती को समय की मांग बताते हैं। उनका कहना है कि भारत में कृषि शोध का विषय है। भारत में कृषि का जो विषय है हमेशा शोध का विषय रहा है। 5000 साल पहले भी किसान अपने तरीके से इसको इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे थे, अभी भी किसान इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। और नेचुरल फार्मिंग वगैरह जैसी जो विधाएं हैं उसमें शुरू में तो लोगों ने काफ़ी कटाक्ष किए, लोगों की समझ में भी नहीं आया, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा लोगों को ये तो भैया ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी हटके है, ये तो मिट्टी में खुद की फैक्ट्री क्रिएट करने वाली बात है। मिट्टी में ही फर्टिलाइजर की फैक्ट्री है, मिट्टी में ही सब कुछ है। डॉक्टर सुरेश कुमार चौधरी कहते हैं कि भारत में रासायनिक खाद का प्रयोग अधिक तो नहीं किया जाता, लेकिन इसका इस्तेमाल असंतुलित है। भारत में भी खाद और न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो बहुत अधिक नहीं है अभी भी। मैं कहता हूँ कि 140-145 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से अगर आप खाद का इस्तेमाल कर रहे हो इतने बड़े देश में, 140 मिलियन हेक्टर के देश में जिसमें इतना कल्टिवेटेड एरिया है, ये बहुत अधिक नहीं है, लेकिन ये असंतुलित है। इसमें लगभग 70% अकेला यूरिया है, नाइट्रोजन है, और बाकी 30% में सिर्फ फास्फोरस और पोटेशियम है। प्राकृतिक खेती के भारत में कई स्वदेशी रूप हैं। इनमें से सबसे लोकप्रिय भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है। बीपीकेपी का उद्देश्य पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देना है, जो बड़े पैमाने पर ऑन फार्म बायोमास रिसाइकलिंग पर आधारित हैं। इसमें मल्चिंग और गाय के गोबर के उपयोग और मूत्र के मिश्रण तैयार करने पर जोर दिया जाता है। वर्तमान में बीपीकेपी को आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु सहित देश के 8 राज्यों द्वारा अपनाया जाता है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का आगाज किया है। मिशन का उद्देश्य किसानों को खेती में आने वाली लागत को कम करना और बाहर से खरीदे गए संसाधनों पर निर्भरता को कम करने में सहायता करना है। अगले 2 वर्षों में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15,000 समूहों में लागू किया जाएगा तथा 1 करोड़ किसानों तक पहुंचाया जाएगा। 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती शुरू की जाएगी। इसके तहत कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और किसानों के खेतों में लगभग 2000 NF मॉडल प्रदर्शन फार्म स्थापित किए जाएंगे। इच्छुक किसानों को इन फार्मों में प्रशिक्षित किया जाएगा। शमीम अख्तर की रिपोर्ट, किसान समाचार। और सरकार ने ICAR की प्रमुख नेटवर्क परियोजना जलवायु अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार के माध्यम से एकीकृत सिमुलेशन मॉडलिंग अध्ययन करके जलवायु परिवर्तन के प्रति विभिन्न धान उत्पादक क्षेत्रों की संवेदनशीलता का आकलन किया है। अध्ययन से पता चला है कि अनुकूल उपायों के अभाव में जलवायु परिवर्तन से 2050 में वर्षा आधारित चावल की पैदावार में 20% और 2080 में 47% की कमी आने की संभावना है। सिंचित चावल की पैदावार 2050 में 3.5% और 2080 में 5% कम हो सकती है। 2014 से 2024 तक चावल यानी कि धान की कुल 668 किस्में विकसित की गई हैं, जिनमें से 199 किस्में अत्यधिक जलवायु प्रतिरोधी हैं, जो मुश्किल मौसम की स्थिति का सामना कर सकती हैं। इनमें से 103 चावल की किस्में सूखे और जल प्रभावों के प्रति सहनशील हैं। 50 चावल की किस्में बाढ़, गहरे पानी, जलमग्नता के प्रति सहनशील हैं। 34 चावल की किस्में लवणता, क्षारीयता के प्रति सहनशील हैं और 6 चावल की किस्में गर्मी के प्रति सहनशील हैं और 6 किस्में ठंडे के प्रति सहनशील हैं। और इसके अलावा विकसित चावल की 668 किस्मों में से 589 किस्में कीटों और बीमारियों के प्रति सहनशील हैं। इस संदर्भ में जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों पर प्रदर्शन और क्षमता निर्माण कार्यक्रम NICRA
के प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के अंतर्गत 151 संवेदनशील जिलों के 448 जलवायु अनुकूल गांव में आयोजित किए गए। हर साल लाखों करोड़ों किसानों को केमिकल युक्त कीटनाशकों और दवाओं के संपर्क में आकर त्वचा, सांस समेत अन्य तरह की बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है। इन खतरों में किसानों को बचाने के लिए कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच लॉन्च किया गया है। इस स्वदेशी किसान कवच को पहनकर किसान खेती का काम कर सकेंगे और किसी भी तरह के स्वास्थ्य नुकसान से किसानों और ग्रामीणों को बचाया जा सकेगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किसान कवच बॉडी सूट को लॉन्च किया है। देश का किसान फसल की बुआई से लेकर उसकी कटाई करने तक कई समस्याओं से जूझता है। ऐसी ही एक समस्या है कीटनाशकों का छिड़काव, जिसमें किसान के स्वास्थ्य को नुकसान होता है। ऐसे में किसान के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए किसान कवच नाम से एक ऐसे स्वदेशी बॉडी सूट को बनाया गया है जो किसानों को कीटनाशकों और दवाओं के प्रभाव से बचाएगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किसान कवच को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री जी सदा कृषि क्षेत्र से जुड़े सज्जनों के लिए चिंतित रहते हैं और इस सरकार ने समय समय पर अनेकों ऐसे प्रावधान लाए हैं, चाहे वो किसान बीमा था, चाहे एमएसपी था और भी बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स। तो उसी दृष्टि से इस विभाग की ओर से एक विनम्र भेंट हम कृषि जगत के अपने साथियों को इस सारी टोली की ओर से प्रस्तुत कर रहे हैं। हर साल लाखों किसान केमिकल युक्त कीटनाशकों और दवाओं के संपर्क में आकर त्वचा, सांस समेत अन्य तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में ये किसान कवच किसानों के लिए बड़ी राहत बनेगा। किसान कवच को बायोटेक्नोलॉजी विभाग की मदद से स्वदेशी कंपनी ने विकसित किया है। इस किसान कवच के बनने से किसान काफी खुश नजर आए। आज इस संस्थान ने बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक किट हमें प्रोवाइड करवाई, जो आज माननीय मंत्री जी श्री जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया है, किसान कवच। मैं कहता हूं कि ये सभी किसानों के लिए एक वरदान है। सेहत है तो सब कुछ है। देश में लगभग 65% लोग सीधे कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों में लगे हुए हैं। कीटनाशकों में न्यूरोटॉक्सिन होते हैं जो मानव शरीर को खतरनाक बीमारियों से ग्रसित कर देते हैं। ऐसे में ये किसान कवच वरदान साबित होगा। किसान कवच को आसानी से धोया जा सकता है और दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। एक कवच का इस्तेमाल किसान कम से कम 1 साल तक कर सकते हैं। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। मंडियों में इन दिनों लाल मिर्च की आवक खासी सीमित देखने को मिल रही है। मंगलवार को केरल की इक्का दुक्का मंडियों में ही लाल मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक केरल की पलक्कड़ मंडी में 16 दिसंबर को लाल मिर्च का भाव रहा 16,500 रुपए। 17 दिसंबर को इसके सौदों में 600 रुपए का भारी उछाल देखने को मिला और भाव जा पहुंचा 17,100 रुपए प्रति क्विंटल पर। बता दें कि भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 3 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिली है। लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात 4,96,000 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 मीट्रिक टन बढ़कर 6,49,815 मीट्रिक टन पर पहुंच गया। जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 मीट्रिक टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 मीट्रिक टन पर आ गया। जबकि इस साल यानी 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का यह आंकड़ा 6,01,084 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान
भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 84,907 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में प्रमुख रूप से मिर्च की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, जिनसे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। मंगलवार को राजकोट और हरदोई मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं कोटा मंडी में नरमी देखने को मिली। हालांकि दाहोद मंडी में इस दौरान कोई फेरबदल नहीं हुआ। आवक की बात करें तो इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 16 दिसंबर को लोकवान गेहूं का भाव रहा 3150 रुपए। 17 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 3150 रुपए पर बना रहा। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में शरबती गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 16 दिसंबर को शरबती गेहूं का भाव था 3090 रुपए। 17 दिसंबर को इसके सौदे 35 रुपए चढ़कर 3125 रुपए पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में बीते सोमवार को गेहूं का भाव था 2800 रुपए। मंगलवार को इसके भाव 30 रुपए लुढ़क कर 2770 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी की बात करें तो यहां 16 दिसंबर को गेहूं का भाव था 2710 रुपए। 17 दिसंबर को इसका भाव 20 रुपए चढ़कर 2730 रुपए हो गया। गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1132 लाख 90,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2022-23 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1105 लाख 54,000 टन थी। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और कर्नाटक में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आंध्र प्रदेश के कम बारिश वाले इलाकों में मूंगफली की बुवाई जारी रखें। दक्षिणी आंध्र प्रदेश में भी मिट्टी में मौजूद पर्याप्त नमी को देखते हुए मूंगफली की बुवाई करें। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्र में धान और रागी की नर्सरी बोने का काम करें। कृष्णा गोदावरी इलाके में धान की कटाई जारी रखें। उत्तरी तेलंगाना में रब्बी की धान की नर्सरी बोएं। दक्षिणी तेलंगाना में धान की नर्सरी की बुवाई पूरी करें। साथ ही उड़द और मूंग की बुवाई भी पूरी कर लें। तमिलनाडु और पुडुचेरी में धान, हल्दी और मूंगफली के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। तमिलनाडु में अगले 2 दिन बारिश की संभावना को देखते हुए सिंचाई, निराई गुड़ाई और उर्वरक डालने का काम फिलहाल के लिए टाल दें। तैयार फसल को साफ मौसम के दौरान काट लें। फलों की तुड़ाई भी समय पर करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। केरल के किसानों को सलाह है कि वो अदरक और हल्दी की फसल में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था बनाएं। केरल के किसान सब्जियों और केले के पौधों को सहारा देने का काम करें। कर्नाटक में तैयार धान, रागी और मक्का की कटाई पूरी करें। यहां के किसान तैयार कपास की चुनाई और मूंगफली की खुदाई भी जल्दी पूरी कर लें। फसलों को कटाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में संसद के शीतकालीन सत्र का आज 18वां दिन है। आज से 20 दिसंबर तक सदन की सामान्य कार्रवाई चलेगी। राज्यसभा में सभापति की अनुमति से उठाए जाने वाले मुद्दों के तहत केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाबा साहिब का हमेशा अपमान किया है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि आज भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बेहतरीन देशों में से एक है। उन्होंने कहा कि ये 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता के लक्ष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह नई मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। कैश फॉर जॉब बयान को लेकर संजय सिंह के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है। महाकुंभ में भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए योगी सरकार ने अमेरिका और इंग्लैंड से घोड़ों की विशेष प्रजातियों को मंगवाया है, जो कि महाकुंभ के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने में मदद करेंगी। जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के चिनाब घाटी के जंगल में मंगलवार देर रात भीषण आग लग गई। स्थानीय लोग, वन विभाग की टीम, वन्यजीव विभाग की टीम, पुलिस की टीमें मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। दिल्ली उपराज्यपाल की तरफ से नशा मुक्त दिल्ली अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत दिसंबर में दिल्ली पुलिस ऑपरेशन गरुड़ लॉन्च किया। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।